आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज से छत्तीसगढ़ स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है, उसी सिलसिले में आज आपसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए हम स्पेशल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए आज छत्तीसगढ़ का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्लास का ये पहला दिन है। तो प्रथमतः आप ये जानें कि आपको जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ना है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ एक राज्य या स्टेट है। क्या है? राज्य या स्टेट। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो छत्तीसगढ़ है एक एरिया है, एक क्षेत्र है। और कोई भी क्षेत्र या एरिया तभी स्टेट कहलाएगा जब उसमें निम्न 5 बातें समाहित की जाएंगी। ओके, सबसे पहले इस एरिया का एक पर्टिकुलर साइज या निश्चित आकार होना चाहिए। पर्टिकुलर साइज। ओके, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का 192 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? एरिया है। ये पर्टिकुलर है। आज आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ तो इतना है, कल आपको मैं इवनिंग बैच में पढ़ाऊंगा तो भी इतना ही आपको एरिया में बताऊंगा। यानी कि इसका आकार एक डिफाइंड है, निश्चित है। दूसरी सबसे खास बात होनी चाहिए कि इस एरिया में एक जनसंख्या हो, प्रॉपर एक पॉपुलेशन हो। तो आपको जैसे पता है कि हर 10 सालों में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ का 2,55,45,198 ये जनसंख्या है। ठीक। तीसरी खास बात आप याद रखें कि इस क्षेत्र में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या सरकार होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है, जिसमें माननीय भूपेश बघेल जिस मुख्यमंत्री हैं, तो इनका अपना खुद का क्या है? सरकार है। चौथी खास बात, इस सरकार के पास सोरेनिटी या संप्रभुता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संप्रभुता। सोरेनिटी या संप्रभुता कहने का मतलब है कि वह सरकार अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो डिसीजन है वो खुद ले सके, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। जैसे अभी आपने देखा गोधन न्याय योजना के तहत उन्होंने गोबर और गौमूत्र की खरीदी कर रहे हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ा, उनको योजना शुरू करना था तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक। और पांचवी खास बात, ये जो राज्य है किसी देश के अंदर होना चाहिए। तो आपको पता ही है हमारा छत्तीसगढ़ भारत के अधीन आता है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये 5 बातें हैं जिसके कारण हम छत्तीसगढ़ को एज अ स्टेट प्रेजेंट करते हैं, एक राज्य के रूप में देखते हैं। अब इस राज्य का अपना कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य परिचय है। इस राज्य का अपना भूगोल या ज्योग्राफी है। इस राज्य का अपना हिस्ट्री या इतिहास है। इस राज्य में पॉपुलेशन है। इस राज्य का एजुकेशन है, शिक्षा है, इंडस्ट्री है। इस राज्य का जो है ट्राइबल है, उनके अपने आर्ट्स एंड कल्चर है। इस राज्य के खुद आर्ट्स एंड कल्चर, जैसे अभी आपने खुद 2-4 दिन पहले हरेली का त्यौहार देखा। तो इन्हीं सभी आयामों का समग्र अध्ययन करना ही जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन कहलाता है। और इन्हीं सब पहलुओं पर हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं? एकदम गहराई और डीप के साथ चर्चा करने वाले हैं। क्लास की सबसे खास बात यह रहेगी, आपको केवल क्लास में समझना और याद करना है। आपको मैं अपने हाथों से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स बाइलिंगुअल प्रोवाइड करूंगा हर क्लास के बाद, ताकि क्लासेस में लिखने के लिए समय ना दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये राज्य है, तो इस राज्य के बारे में आप ये याद रखें कि इस राज्य की अपनी क्या होगी? एक संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी। जैसे देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर की बात करूं मैं। तो जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का मैप है, छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा है। ओके,
तो इस राज्य के यदि मैं संरचना या स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो संरचना को आपको दो भागों में देखना है, एक बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा आपको देखना है आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर। जब आप बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंतर्गत मैं आपको यह बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के आजू बाजू साइड चारों दिशाओं में कौन कौन से स्टेट हैं, किन राज्यों से ये घिरा हुआ है। और रही बात इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना की, तो इनके अंतर्गत आपको बेसिकली दो मुद्दों पर चर्चा करना है, एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर या प्राकृतिक संरचना। ये क्या होता है? तो जब सरकार पूरे स्टेट को प्रशासन के दृष्टिकोण से अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करती है तो उसे प्रशासनिक संरचना कहते हैं, जबकि उस एरिया या उस राज्य में मौजूद जो प्राकृतिक संरचना है, जैसे कि पर्वत, पठार, जो रिवर्स, जो वैलीज, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इनके आधार पर जब आप किसी स्टेट को बांटते हैं तो उसे प्राकृतिक संरचना या फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके प्रशासनिक संरचना को या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो जैसे कि राज्य है तो राज्य को सबसे पहले डिवीजन या संभाग में बांटा गया है। संभाग के अंतर्गत जिले या डिस्ट्रिक्ट हैं। जिला जो है अगेन अनुविभाग या सब डिवीजन में बटा हुआ है। अनुविभाग के अंतर्गत आपको तहसील नजर आएगा। तहसील के नीचे हम आपको उप तहसील के बारे में बताएंगे। उप तहसील के पश्चात आपको आरआई का एरिया नजर आएगा, राजस्व निरीक्षक का एरिया नजर आएगा। और आरआई के अंतर्गत आपको जो है पटवारी हल्का मिलेगा। और पटवारी हल्का में जो है कई अनेक राजस्व ग्राम होते हैं, रेवेन्यू विलेज होते हैं। तो राज्य की जो संरचना है इस प्रकार से बटी हुई है और इसी पर जो है अलग अलग जो ऑफिसर हैं वो अपने हिसाब से राज्य को संचालित करते हैं, अपने विभाग को संचालित करते हैं। जैसे जिला की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट, तो इसको जो है एक जिला कलेक्टर, जो जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो संभालता है। यदि पटवारी हल्का की बात करूं तो पटवारी उसको देखता है। तो ऐसे करके हमारा राज्य जो है बटा हुआ है। अब इन्हीं को जो है अपने को क्या करना है, पढ़ना है, इन्हीं विभागों को देखना है। सबसे पहले हम संभाग या डिवीजन पर चर्चा करेंगे। संभाग या डिवीजन जो है इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा कि यह होता क्या है। दूसरी खास बात आप याद रखें कि इसका करेंट सिनारियो, वर्तमान परिदृश्य क्या है, कितने संभाग हैं। और तीसरी बात, इसका गठन का हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। यदि मैं सबसे पहले बात करूं कि संभाग क्या होता है, तो संभाग किसी भी राज्य का एक बड़ा या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या प्रशासनिक इकाई होता है। यह जो है अनेक जिलों से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ आप याद रखें इसका जो हेड या प्रमुख होता है उसको डिविजनल कमिश्नर या संभागीय आयुक्त कहते हैं, संभाग आयुक्त कहते हैं, डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है। ओके। यदि करेंट सिनारियों की बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग बने हैं। कितने संभाग? 5 संभाग। ओके, समझ में आ रहा है बात? 5 संभाग में 3 संभाग ऐसे हैं जो 1 नवंबर 2000 पहले के बन चुके हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आवर स्टेट के बिफोर है, उसके पहले है। जबकि 2 संभाग जो हैं
वो आफ्टर स्टेट या राज्य के गठन के बाद बने हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कि आखिर ये राज्य जो है, ये जो राज्य है इसके अंतर्गत संभाग को कब और कैसे बनाया गया। ठीक, सबसे पहले आप याद रखें 1861 हुआ यूं कि जब हमारा छत्तीसगढ़ ब्रिटिशर्स के अधीन आया तो उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया। उस प्रांत को नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत एवं बरार ये नाम दिया गया। ठीक, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल था। यह वाकया कब का है? 1861 का है। ओके, अब 1861 के पश्चात जरूरत पड़ी 1862 में, 1862 में। इतने बड़े क्षेत्र को प्रशासन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए 1862 में मध्य प्रांत एवं बरार में संभागीय प्रणाली या डिविजनल सिस्टम का प्रारंभ हुआ। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में संभागीय प्रणाली की शुरुआत कब होती है, तो आप यही बताएं 1862 में सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में डिवीजन जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, नजर आते हैं। ठीक, इस समय इस मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत टोटल 5 संभाग बनाए गए। कुछ एमपी में थे और कुछ महाराष्ट्र में थे। इनमें से एक संभाग जो है नाम दिया गया उसका छत्तीसगढ़। याद रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ संभाग का नाम था। ओके, और इस संभाग का हेडक्वार्टर रायपुर बनाया गया। ओके, यानी कि सारे जो ऑफिशियल वर्क होते थे वो छत्तीसगढ़ के नाम से रायपुर में हुआ करते थे। इसीलिए रायपुर संभाग का गठन जो है 1862 माना जाता है। छत्तीसगढ़ में गठित पहला संभाग यदि पूछेगा तो आप बेझिझक 1862 में रायपुर को आंसर ले सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय जो है बिलासपुर को हमारे क्षेत्र का दूसरा संभाग बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार राज्य का दूसरा संभाग आपका बिलासपुर है। तीसरे संभाग की झलक जो है 1981 में दिखती है, 1981 में। 1981 में बस्तर वास द थर्ड डिवीजन ऑफ आवर छत्तीसगढ़। 1981 में बस्तर हमारे क्षेत्र का तीसरा संभाग बनाया जाता है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि वर्तमान के 5 संभागों में 3 संभाग जो है 2000 के पहले बने थे, यही वो 3 संभाग हैं। कौन कौन से? एक आपका रायपुर 1862, दूसरा आपका बिलासपुर 1956 और तीसरा हमारा बस्तर 1981। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आवर स्टेट, सरगुजा वास 4th, सरगुजा जो है चौथा संभाग बनाया गया अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2008 में। और वहीं 2013 में दुर्ग को राज्य का 5वां और सबसे नया संभाग बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार ये 5 संभाग जो हैं अभी वर्तमान में है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड, कि इनका सीक्वेंस कैसा होगा। तो जैसा कि हमने बताया आपको ओल्ड टू न्यू की ओर जाना है, नए से पुराने पूछा जा सकता है या पुराना से नया। तो जब आपको पुराना से नया पूछेगा तो सबसे पहले आएगा रायपुर, रायपुर के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद बस्तर, बस्तर के बाद सरगुजा और सरगुजा के बाद दुर्ग। यदि आपसे नए से पुराना पूछा तो आप इसको उलट देंगे, शुरुआत करेंगे कहां से? दुर्ग से। क्लियर है? इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि इन संभाग में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम है। तो चलिए समझते हैं पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से संभागों का क्रम। एक तरफ आप
पॉपुलेशन को नोट कर ले, जनसंख्या को, और दूसरी तरफ आप क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से नोट करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है यार कि यदि आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या देखना हो तो कोशिश ये करिएगा कि जिस एरिया में फॉरेस्ट या जंगल हो, या जो है नॉन डेवलप्ड हो, या अच्छे से वो जो है आपका विकसित ना हो, तो उस एरिया में पॉपुलेशन कम रहेगा और एरिया ज़्यादा रहेगा। जबकि जहाँ पर डेवलप्ड एरिया है, जैसे कि आपका रायपुर, बिलासपुर, इसमें लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो जनसंख्या के हिसाब से आप याद रखें कि जो हमारा बिलासपुर संभाग है वो सबसे बड़ा है। बिलासपुर संभाग जो है सबसे बड़ा है। बिलासपुर के पश्चात दूसरा आप याद रखें, दूसरा सबसे बड़ा रायपुर, और रायपुर के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा याद रखें दुर्ग। चौथा होगा सरगुजा, चौथा कौन सा? सरगुजा, और पांचवा आप याद रखें बस्तर। ये किस हिसाब से? तो जनसंख्या के हिसाब से आप याद रखेंगे। वही एरिया के हिसाब से देखा जाए तो एरिया के हिसाब से बस्तर सबसे बड़ा संभाग, उसके पश्चात सरगुजा दूसरा सबसे बड़ा संभाग, तीसरा आप याद रखेंगे बिलासपुर संभाग, बिलासपुर डिवीजन, फोर्थ वन आप याद रखेंगे क्षेत्रफल हिसाब से ना, पहला बस्तर, दूसरा सरगुजा, तीसरा बिलासपुर, चौथा याद रखेंगे आप रायपुर, और पांचवा याद रखेंगे आप दुर्ग। इस हिसाब से टोटल ये 5 संभाग आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 5 संभाग। ठीक, सबसे बड़ा एरिया में बस्तर, दूसरा सरगुजा, तीसरा बिलासपुर, चौथा रायपुर और पांचवा दुर्ग। ठीक, चलिए मैप में एक बार देख लेते हैं इसको। ये ऊपर में आपका सरगुजा और नीचे में बस्तर। ओके, ये रहा आपका बिलासपुर, राइट साइड में आपको मिलेगा रायपुर, और ये आपका दुर्ग। तो यदि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो टॉप में मिलेगा आपको बिलासपुर। बिलासपुर के बाद दूसरा याद रखें रायपुर, और तीसरा रहेगा दुर्ग, चौथा रहेगा सरगुजा, और पांचवा रहेगा आपका बस्तर। ठीक, ओके। यदि एरिया में देखें तो एरिया में टॉप पर है आपका बस्तर, दूसरे स्थान पर सरगुजा, तीसरे स्थान पर बिलासपुर, चौथे स्थान पर रायपुर, और पांचवें स्थान पर दुर्ग। ओके, यानी कि बस्तर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया, और दुर्ग जो है सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। ठीक, ओके। बिलासपुर के हिसाब से इसमें जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा? तो सबसे बड़ा है बिलासपुर, और सबसे छोटा कौन सा? बस्तर। ठीक, ओके। वही यदि आपसे पूछेगा जिलों की संख्या के हिसाब से संभाग का क्रम क्या है, तो पहले देख लेते हैं कि जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ के संभागों में कितने कितने जिले हैं। ठीक है, ये आपका सरगुजा संभाग और ये आपका बस्तर संभाग, बीच में जो है बिलासपुर, और साइड में इधर दुर्ग, इधर रायपुर। बस्तर संभाग में यदि अभी टोटल हम छत्तीसगढ़ में जिले देखें तो टोटल 33 है, 33 है। बस्तर संभाग में आपको मिलेंगे 7 जिले, रायपुर संभाग में आपको मिलेंगे 5 जिले, दुर्ग संभाग में अभी मिलेंगे आपको 7 जिले। बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से हैं। बिलासपुर संभाग में आपको मिलेगा 8 जिले, और इधर ऊपर में सरगुजा मिलेगा आपको 6 जिले। इस लिहाज से देखा जाए जिलों की संख्या के हिसाब से तो सबसे कम जिले किस संभाग में है? तो रायपुर में है, और सबसे अधिक जिले कहां पर है? बिलासपुर में है। क्लियर है? ओके। तो संभाग को लेकर इतनी बातें जो है आपको याद रखना था। कल की क्लास में जो है, जो कि छत्तीसगढ़ बैच का दूसरा दिन रहेगा, हम छत्तीसगढ़ के जिले
और उन जिलों के गठन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आपको नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल सहस्त्र सेंट्रल ब्रांच रायपुर में मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के नीचे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसमें से आप जुड़ करके इस क्लास का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।